हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था ये विज्ञान का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ये दिया है भोजन एवं स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है। तो इसमें ये भोजन की आवश्यकता, भोजन के स्रोत, पोषण एवं पोषक तत्व, जल एवं रेशेदार फाइबर, भोजन का महत्व, संतुलित आहार, कुपोषण, अति कुपोषण एवं अभावजन्य बीमारियाँ, ये सब इसमें बताया है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही हम आपको समझाते चलेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो इस चैप्टर में ये दिखाया ना, इस पेज में तो कुछ नहीं मुझे लग रहा ज़्यादा, तो आगे चलते हैं। ये इसमें भी नहीं है ज़्यादा कुछ खास, इसमें है ये थोड़ा जो ये दिया है पोषण एवं, इसमें दिया है पोषण एवं पोषक तत्व, ये दिया है। तो इसमें नहीं है कुछ खास। ये आते कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से एवं खनिज लवण, ये यहाँ से दिया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है। तो इसमें ये यहाँ से है इम्पोर्टेंट। ये शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। ये यहाँ पे पहला मंड अर्थात स्टार्च तथा दूसरा चीनी अर्थात ग्लूकोज। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, चीनी, शक्कर आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से उत्तीर्ण ये मधुमेह रोग हो जाता है। इनकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आ जाती है। फिर ये नेक्स्ट दिया है यहाँ पे प्रोटीन। तो ये प्रोटीन में बताया है, ये प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक है और पदार्थ है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूँ, मक्का, मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियाँ तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर के घाव को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और नेक्स्ट पेज है, इसमें ये वसा। तो वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा को ये है यहाँ से इतना। और फिर इसमें यहाँ पे ये है भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, क्या क्या है इसमें ये टिक लगाना है। फिर ये है यहाँ पे ये जो है कुछ और भी जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है और यह है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है और ये 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसमें ये इतना ही है। फिर ये यहाँ पे दे रखा है ये विटामिन से एवं खनिज लवण हैं। तो इसमें ये है विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे है ये है समझने के लिए। यहाँ पे ये विटामिन दिए हैं हमारे। जो जल में घुलनशील विटामिन है वसा में है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके लिए आप याद रखें अडेक सीधा, तो ADE और जल में घुलनशील है BC, इतना ही है। फिर ये यहाँ पे दे रखा है विटामिन A है। इसका स्रोत ये होती है अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियाँ, गाजर आदि में ये होती है। और ये कमी से जो इसके लिए रोग बनता है ना, वो रतौंधी होता है और इसके लक्षण हैं रात में ठीक से दिखाई नहीं देना। और विटामिन B है, इसके जो स्रोत हैं ये होती है अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर में। और ये जो रोग होता है इसकी कमी से वो बेरी होता है। और लक्षण है होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना, ये इसके लक्षण होते हैं। विटामिन C है, ये दिया है, ये होती है नींबू, आंवला, मौसमी। और ये विटामिन C है ना, जो ये सभी खट्टे फलों में होती है। इसका जो रोग होता है इससे वो होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना, ये इसके लक्षण होते हैं। फिर ये दिया है यहाँ पे विटामिन D। तो विटामिन D में बताया है इसके लिए स्रोत है ना, जो ये मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, ये इन सबसे विटामिन D हमें मिलती है। और इसके जो रोग हो जाता है इससे, वो रिकेटस, सूखा रोग होता है। और इसकी जो लक्षण होते हैं इसके रोग के, वो है हड्डियों में कमज़ोर होना एवं टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ से। और ये है विटामिन E। अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, इनमें होती है विटामिन E। और विटामिन E हमें मक्का से और मिलती है। और जो रोग होता है ये पक्षाघात, पैरालिसिस तथा जनन क्षमता में कमी और पक्षाघात शरीर के अंगों का काम न करना, तो ये इसके लक्षण होते हैं।
ये विटामिन के, ये है सोयाबीन, हरी पत्तियाँ, अंडे, इन सब से हमें प्राप्त होती है। और जो रुधिर स्राव है इसी की कमी से होता है। चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं विटामिन के। तो फ्रेंड्स ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट है, ये तत्व दिए हैं। फ्लोरीन है, ये जैसे फ्लोरीन हो गया तो ये पीने वाले इसके स्रोत हैं। जो फ्लोरीन होता है वो पीने वाले जल में, चाय, समुद्री भोजन, इन सब में होता है। इसकी उपयोगिता होती है दांतों का इनेमल निर्माण करता है ये, और दांतों का इनेमल का क्षरण इसकी कमी से हो जाता है। पोटेशियम है, ये पोटेशियम हमें मिलता है मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां आदि में। और जो इसकी उपयोगिता बताई है वो जल संतुलन है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जो हमें हो जाता है वो पोटेशियम की कमी से ही होता है। फिर है ये आयरन, आयरन तो ये मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों में होता है। पालक में तो बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो और इसकी उपयोगिता है वो है रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक। और जो कमी है आयरन की कमी से बनता है ये एनीमिया रोग। कैल्शियम है, ये दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अनाज, इन सब में कैल्शियम होता है। हड्डियों व दांतों का निर्माण करता है कैल्शियम, और ये हड्डियों व दांतों का कमज़ोर होना है तो ये इसकी कमी से हो जाता है। फास्फोरस है, ये दूध, मांस, अनाज, और इसकी जो उपयोगिता है वो भी हड्डियों व दांतों का निर्माण करती है। तो हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना है ये फास्फोरस है। आयोडीन है, ये समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, नमक है ना वह है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है आयोडीन से। और जो इसमें रोग होता है वो है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे तत्व, इनके बारे में दिया है। और फिर ये दिया है रेसे। तो रेसे में भी ये बस इतना, यहाँ से विभिन्न पोषक तत्व के साथ साथ भोजन में रेसे की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। रेसे अर्थात रफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा, गेहूँ, मक्का, ज्वार, जो हम जिसे हम भूसी बोलते हैं, ये उसी में मिलते हैं। दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। और ये है यहाँ पे, हालांकि रेसे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, किंतु इनकी भूमिका अपशिष्ट पदार्थ मल के शरीर से बाहर निकालने में होती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि के अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो ये रेसे ही होते हैं जो। और नेक्स्ट है ये यहाँ पे जल, ये दे रखा है जल। तो जल है ये, यहाँ से शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। शरीर में 80% ज़्यादा जो रोग हैं वो जल की कमी से हैं, हो जाती है। हमें ये प्रतिदिन में ये 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए। और फिर यहाँ से है ये हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। ये जल के ये यहाँ पे कार्य बताए हैं। पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने से बाहर निकालना जल ही करता है। शरीर के तापमान को संतुलित रखता है जल। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, ये इतना जल का कार्य होता है। फिर है ये संतुलित आहार बताया है, इसमें ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। ये कुपोषण बताया है, तो ये भी नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, इसमें भी नहीं है खास, इसमें ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये कुछ और भी जाने, ये यहाँ पे ये पूरा मैं होता है ना, जो ये चैप्टर का निचोड़ दे देते हैं यहाँ पे, कतई समझ में अच्छा आता है। तो ये एनाफिलीज नामक, ये है एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इससे पीड़ित रोगियों को ठंड के साथ तेज बुखार आता है। तो जो मलेरिया रोग होता है वो एनाफिलीज नामक मादा मच्छर काटती है, तब उससे होता है। एडीज एजिप्टी मच्छर, इसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं। डेंगू के रोगी को तेज बुखार, और ये तेज बुखार, सिर दर्द होता है। साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं, जो जिसे डेंगू बनता है उसे ये चकत्ते पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित रोगी को बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है ये। और फिर जापानी मस्तिष्क ज्वर, और ये विषाणु द्वारा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इस रोग के लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना, ये सब जापानी ज्वर के लक्षण हैं। फिर ये यहाँ पे निम्नलिखित प्रयासों द्वारा भी
हम परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी नहीं है ज़्यादा खास। और अगर आपको फ्रेंड्स ये पूरा पढ़ना है चैप्टर पूरा, तो आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। मैं इतना ही बता रही हूँ इसमें जो मुझे लग रहा है थोड़ा एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें ये खुले में शौच करने की ये हमने दुष्प्रभाव बताए हैं। इसमें ये जल स्रोतों में संक्रमण होता है जिसके कारण इनका पानी पीने योग्य नहीं होता है, तो ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। फिर ये है, ये वाला है ना जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, जो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है ये। और फिर ये यहाँ पे दे रखा है हमने सीखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। दांत, आँख, नाखून, बाल, त्वचा की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की स्वच्छता आती है। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था। और फ्रेंड्स ये दे रखे हैं एक लास्ट में क्वेश्चन, इनका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी हमारी वीडियो, और आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो उसका रीज़न लिखें, जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।